Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So in today's video we are going to cover the topic unconventional trademark, जिसमें हम different types के जो unconventional trademarks है क्या क्या उसमें आता है वो सब कवर करेंगे. मीनिंग, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, लीगल प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन, ये सब कवर करेंगे. हमारा सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो सबसे पहले तो अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क में क्या क्या आ जाता है. कोई लोगो हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, जो नॉर्मली एक ट्रेडमार्क में होता ही है. ठीक है. तो ये सब अनकन्वेंशनल में भी आता है दैट पीपल टिपिकली थिंक ऑफ. सो दे इंक्लूड यूनिक मार्क. अब अनकन्वेंशनल में और क्या इंक्लूड हो रहा है? यूनिक मार्क्स भी इंक्लूड हो रहे हैं. अलग तरीके के मार्क्स, अलग तरीके के साइन, सिंबल्स. जैसे टेक्सचर हो गया किसी भी चीज का, शेप हो गई, साउंड हो गया, ठीक है, सेंस हो गए. ठीक है. इवन द बॉडी मूवमेंट्स कैन ऑल्सो बी काउंट एज अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क. तो ये जो मार्क्स है मतलब इनकी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तभी हम इन्हें अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क कह सकते हैं. एक तो ये बहुत ज्यादा यूनिक होने चाहिए. ठीक है. एकदम एकदम जनरल नहीं होने चाहिए. और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन चीजों को रजिस्टर करवाना. ठीक है. अब पहले एग्जांपल समझ लेते हैं. अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क के साउंड मार्क होता है. जैसे कि साउंड मार्क में मैंने, इसलिए आप लोग सोचोगे कि किस टाइप का साउंड मार्क, तो इसलिए मैंने एग्जांपल भी डाल दिया है. जैसे कि याहू का एक होता है, योडल का जो साउंड मार्क होता है, और साउंड ऑफ अलायंस इंश्योरेंस, एंड अनदर फेमस साउंड ऑफ एमजीएम लायंस रोड. तो ये सारे अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क में आते हैं जिनको रजिस्टर करा रखा है. ये सब एग्जांपल्स है. ठीक है. शेप होती है किसी चीज की, वो भी अनकन्वेंशनल में रजिस्टर हो सकती है. कलर मार्क्स हो गए, सेंट हो गया, यानी कि कोई स्मेल, कोई फ्रेग्रेंस, कोई परफ्यूम हो गया, जैसे कि भाई लेस कॉमन है बट फिर भी रजिस्टर होते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेंट ऑफ प्लेडो, सो विच हैज अ ट्रेडमार्क ऑफ इट्स यूनिक स्मेल. ठीक है. टेक्सचर हो गया किसी भी चीज का, दिस विल ऑल्सो काउंट इन अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क. नाउ कंडीशंस फॉर रजिस्टरिंग अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क. इनकी कंडीशंस क्या है? सबसे बड़ी बात, ये बहुत डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है. टू रजिस्टर एन अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क देयर आर सर्टेन कंडीशंस. फर्स्ट इज दे शुड बी डिफरेंट, दे शुड नॉट बी जेनरिक, यानी कॉमन नहीं होने चाहिए, जनरल नहीं होने चाहिए, बहुत यूनिक, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने चाहिए. उनमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़े. देन उनके कुछ डिस्टिंक्टिव फंक्शन होने चाहिए. द मार्क शुड क्लियरली हेल्प कस्टमर्स टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट. इतना डिफरेंट होना, इतना यूनिक होना चाहिए कि उस मार्क से तुरंत पता चल जाए कस्टमर्स को ये इसी एक कंपनी का है, ऐसी एक ब्रांड का है. देर इज नो अदर मार्क लाइक दिस. मतलब किसी और के पास ऐसा मार्क हो ही नहीं सकता. फिर कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जैसे सिंबलाइज फॉर्म में, टेक्सचर फॉर्म में. बट अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में जो साउंड होगा या सेंट होगा, इनको रजिस्टर कराना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. Then comes legal development. अब ट्रेडमार्क लॉ आर evolving to accommodate these unconventional trademark. एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर ना, लाइक इन इंडिया the laws have adapted to allow registration of such marks. The Indian trademark registry has, ठीक है, important point to note, the Indian trademark registry has registered sound marks for Yahoo, वही वाले हमारे पीछे के एग्जाम्पल है. एंड द दिल्ली हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ जिपो. ये भी एक वन ऑफ द एग्जांपल है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिपो की प्रोटेक्शन अपहेल्ड की है. जिपो लाइटर शेप. ठीक है. अभी तक जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़े थे वो साउंड के थे, अब ये आ गया एक शेप का एग्जांपल, जिपो की लाइटर शेप. नाइस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क. इंडिया यूजेस नाइस classification system for trademark, which is an international system established by WIPO. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज गुड्स एंड सर्विसेज. अब जो नाइस का काम क्या है, वो हेल्प करती है गुड्स एंड सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करने में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर. ये ग्लोबल सिस्टम है एक तरीके का. द सिस्टम इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड विद 86 कंट्रीज. ठीक है. सो द नाइस क्लासिफिकेशन डिवाइड्स ट्रेडमार्क इनटू 45 क्लासेस. टोटल 45 क्लासेस में ये ट्रेडमार्क को नाइस ने डिवाइड कर रखा है. एंड 34 क्लासेस में 1 से लेके 34 फॉर गुड्स. ठीक है ना. 34 क्लासेस में 1 से लेके 34 तक आ जाते हैं, जिसमें गुड्स की बात की है किस टाइप के, जैसे क्लोथिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, और फूड्स हो गए. 11 क्लासिफिकेशन जो बची है, यानी कि 35 से लेके 45 तक, इसमें सर्विसेज की बात की गई है. लाइक सर्विसेज लाइक एडवर्टाइजिंग, एजुकेशन और लीगल सर्विसेज. नाउ कैटेगरीज ऑफ ट्रेडमार्क. अब ट्रेडमार्क की जो कैटेगरीज है वो 5 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है.
ठीक है, पहली तो है जेनरिक, जैसे कि जो बहुत कॉमन नेम होता है जिन ट्रेडमार्क का और लॉजिकली वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होता है, जैसे कि बाइसिकल फॉर बाइक्स। तो ये बहुत वीकेस्ट होती है और इसे प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता ट्रेडमार्क में, कि ये कैटेगरी है। सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव, जो कुछ डिस्क्रिप्शन दे रही हो प्रोडक्ट का। ठीक है, तो दीज मार्क्स डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, जैसे क्रीमी फॉर योगर्ट। तो ये भी बहुत लाइक वीक होती है, ऑफ कोर्स दे आर यूजलेस और इन्हें भी इतना रजिस्टर नहीं किया जाता है, सेकेंडरी मीनिंग बेसिकली, क्योंकि ये बहुत कॉमनली ये वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। क्रीमी कैन बी यूज फॉर एनीथिंग, राइट? सो इट मतलब ईटेबल थिंग्स, तो ऑफ कोर्स वो आप उसे रजिस्टर कराओगे भी तो वो बहुत कॉमनली यूज होगा किसी ना किसी नाम में। देन सजेस्टिव, these marks suggest something about product without describing it directly, मतलब कि कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं बट कुछ नहीं भी, इन द सेंस कि ये बहुत मतलब प्रोडक्ट के बारे में बता तो रहे हैं बट एग्जैक्टली प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर रहे। जैसे नेटफ्लिक्स एक बड़ा एग्जांपल है, ठीक है, रिलेटेड टू इंटरनेट एंड फिल्म्स। तो ये एक तरीके से कहीं भी कुछ मूवी वगैरह इन सब से इसमें नाम नहीं है बट फिर भी इसका नाम है। नेटफ्लिक्स के नाम से सब जानते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म। देन स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गर देन डिस्क्रिप्टिव मार्क। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, डिस्क्रिप्टिव से काफी स्ट्रॉन्ग है। देन कम्स arbitrary, sorry, common words used in a way that has no logical connection। अब कोई ऐसा लॉजिकल कलेक्शन ही नहीं है, एकदम डिफरेंट, एकदम यूनिक वर्ड, मतलब जो प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है आपकी उससे एकदम हटके वर्ड आपने चूज किए। जैसे एप्पल, एप्पल हमारा एक फ्रूट होता है, बेसिक जनरल मीनिंग जो एप्पल का है, बट एप्पल एक कंपनी है जो कंप्यूटर्स बेचती है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है नाम में और कंप्यूटर्स में, बट स्टिल इट इज अ मार्क। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और इन्हें प्रोटेक्ट कराना ईजी होता है। देन इन्वेंटेड कॉइन, लस्सी, मतलब इन्वेंटेड हो गया या फिर कॉइन्ड हो गया। डेफिनेशन कंप्लीटली न्यू, जैसे किस कोई कुछ एकदम ही नया नाम बना रहा है, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। जैसे किसी नाम को मिला के बनाते हैं ना हम, कोई दो वर्ड्स को मिला के बनाते हैं कि हम दो पर्सन के नाम को बना के मिला के बना रहे हैं किसी भी चीज को, जो कोई वर्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो चीज, जैसे कि कोडक और एडिडास। हियर इट इज, या। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इजीएस्ट टू प्रोटेक्ट, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और सबसे इजी होते हैं प्रोटेक्ट करने में। देन कम्स एग्जाम्पल ऑफ जेनरिक टर्म्स इशू। इन February 2021, India's intellectual property appellate board IPAB issued a stay order। उन्होंने IPAB ने एक स्टे ऑर्डर इशू किया था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे, वो भी ट्रेड ऑफ द ट्रेडमार्क N95, बिकॉज इट इज जेनरिक। क्यों स्टे ऑर्डर इशू किया था? क्योंकि ये जेनरिक टर्म है, टाइप ऑफ मास्क, मेकिंग इट इनएलिजिबल फॉर ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। तो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए इनएलिजिबल था, इस वजह से इस पे स्टे ऑर्डर मिले थे, वो जेनरिक टर्म थी ये, ठीक है, फॉर अ टाइप ऑफ मास्क। देन कम्स रजिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ट्रेडमार्क। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं, टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क एंड गेट लीगल प्रोटेक्शन। तो इसके कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट है फाइल द एप्लीकेशन, ठीक है, सबमिट अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एट द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफिस विद इन योर एरिया। और फिर द एप्लीकेशन मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट गिवन होता है उसमें आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, आपको अपने एरिया में देनी है एप्लीकेशन। फिर इनिशियल एग्जामिनेशन स्टेज क्या है, द रजिस्ट्रार एग्जामिन्स द एप्लीकेशन। रजिस्ट्रार ऑफ कोर्स आपकी एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को, और एप्लीकेंट लाइक एप्लीकेशन कैन बी ईदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड आफ्टर एग्जामिनेशन। अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स मतलब एप्लीकेशन में सब कुछ फुलफिल होता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना कोई कमी होती है तो रिजेक्ट हो जाएगी। देन पॉसिबल विड्रॉल, इवन इफ एक्सेप्टेड, तो रजिस्ट्रार कैन विड्रॉ द एक्सेप्टेंस। रजिस्ट्रार के पास पूरा राइट है, वो अपनी एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है एक्सेप्ट होने के बाद भी, क्योंकि अगर उसे लगता है कि गलती से एक्सेप्ट कर दिया, उसने एक फ्लॉ था जो देखा ही नहीं था, तो उस सिनेरियो में वो बाय मिस्टेक की हुई एक्सेप्टेड एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है वो। और अगर एप्लीकेंट खुद भी चाहता है कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो तो उसके रिक्वेस्ट पे भी विड्रॉल हो जाएगा एक्सेप्टेंस का। देन एडवर्टाइजमेंट, एक बार एक्सेप्ट हो गई तो वो जो ट्रेडमार्क है वो पब्लिकली एडवर्टाइज होगा। ये हम पहले की वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, क्यों, ताकि अगर कुछ भी उसके अंदर कोई ऐसा है कि उससे रिलेटेड कोई नाम वगैरह कुछ है या कोई ऐसा सेम ट्रेडमार्क है तो वो पहले ही सामने आ जाए। किसी को ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है तो पहले ही कर दे, तो सारा प्रोसेस वेस्ट नहीं होता आगे का। So the advertisement can happen before or after acceptance based on the registrar's decision. Then opposition period. After advertisement, the public has 4 months.
मतलब एडवर्टाइजमेंट के बाद 4 महीने होते हैं पब्लिक के पास किसी को अपोज करना है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि नहीं ये रजिस्टर नहीं हो सकता, गलत है ट्रेडमार्क, सो वो कर सकता है, वो भी वैलिड रीजन के साथ। कोई ऑपोजिशन आता है तो उसको रिटर्न में रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी। देन करेक्शन और अमेंडमेंट्स, तो एप्लीकेशन में कोई गलती होती है उसे करेक्ट भी किया जा सकता है या फिर अमेंड भी किया जा सकता है, एक्सेप्टेंस और से पहले भी और एक्सेप्टेंस के बाद भी। देन कंप्लीशन एंड सर्टिफिकेट, द एंटायर प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स, पूरा जो प्रोसेस है वो 12 मंथ्स 12 महीनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट। इफ द ट्रेडमार्क इज एक्सेप्टेड, अगर ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होता है वेदर अपोज्ड और नॉट, द रजिस्ट्रार इशूज और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, चाहे अपोज हो या ना हो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, एक रजिस्ट्रार जो इशू करेगा। द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड फॉर 10 ईयर्स, कितने साल तक ट्रेडमार्क रजिस्टर रहेगा? 10 ईयर्स तक। एंड कैन बी रिन्यूड, और उसके बाद उसे रिन्यू भी कराया जा सकता है। नाउ स्पेशल ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन इन इंडिया, वेल नॉन ट्रेडमार्क को कुछ स्पेशल ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मिलती है इंडिया में, ये भी हम जान लेते हैं। ट्रेडमार्क ऑफ कंपनीज दैट आर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया गेट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, यानी जो बहुत वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है, बहुत पॉपुलर है इंडिया के अंदर, तो उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन से वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडमार्क हो सकते हैं, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, रिलायंस हो गया। अब ट्रांस बॉर्डर रेपुटेशन, इवन इफ अ कंपनी हैज नो फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, अगर कंपनी की, अब ट्रांस बॉर्डर से ही समझ लो ना आप, और कंपनी की कोई फिजिकल रेपुटेशन नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया के अंदर, सो इट्स ट्रेडमार्क कैन बी प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनेशनल रेपुटेशन। उसकी चाहे फिजिकल प्रेजेंस ना हो इंडिया में बट उसकी रेपुटेशन इंटरनेशनली है, तो भी उसको इंडिया में प्रोटेक्ट किया जाएगा। जैसे कि एप्पल हो गया, वॉल्वो हो गया और जिलेट हो गया। ना एग्जाम्पल filing, you submit an application for your new logo to local trademark office, एग्जामिनेशन का प्रोसेस होता है, ये हम सब पढ़ चुके हैं राइट। ये एग्जाम्पल समझ लो, और या फिर मैं स्लैश डाल के लिख देती हूँ, एक बार हम समराइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल और समराइज दोनों है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम अपना कोई न्यू लोगो है उसे ट्रेडमार्क ऑफिस में भेज रहे हैं, फिर हमारा लोगो एग्जामिनेशन में जा रहा है, प्रोसेस में जा रहा है, फिर एडवर्टाइज हो रहा है, फिर ऑपोजिशन आता है, उसमें कोई क्लेम करता है, देन डिसीजन आता है कि उसे उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट है कि ऐसा हम आगे बढ़ा सकते हैं प्रोसीजर को या नहीं। और उसके बाद फिर अगर हम ऑब्जेक्शन होता है वो भी क्लियर कर देते हैं तो फिर आ जाता है रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो ये हमने पूरा समराइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और 10 ईयर्स तक हमारा इशू होगा सर्टिफिकेट, हमारा 10 ईयर्स तक प्रोटेक्टेड रहेगा ट्रेडमार्क। Then comes enforcement of trademark. In India, trademark are protected under the Trademark Act 1999. Even if the trademark is not registered, it is still protected. अगर trademark register नहीं भी है ना, वो फिर भी protected है। किससे? Of course उसको वो basic rights जो protection के बाद मिलते हैं, trademark act के थ्रू benefits मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे, बट वो फिर भी protected है infringement से, ठीक है, क्योंकि पासिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट इंडिया में है। सो दिस मीन्स यू कैन टेक लीगल एक्शन। अगर आपको ट्रेडमार्क कोई और यूज कर रहा है, आपने रजिस्टर नहीं करा रखा तब भी, तो भी आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, उसके इलीगल यूज के ऊपर। देन टाइप्स ऑफ लीगल एक्शन, सिविल एक्शन होते हैं, इंटरीम और परमानेंट इंजंक्शन हो सकती है उसके अंदर की, या तो उसी टाइम पे रोक दे, बीच थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी तरीके से रोक दे, इंटरिम की आपको रोक दिया, इंजक्ट कर दिया। और परमानेंट भी हो सकती है कि हमेशा के लिए पर्सन को रोक दे जिसने आपका ट्रेडमार्क चुराया है, कि अब आप आगे इस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकते। सर्च और सीजर हो सकता है, जो पुलिस है वो इन्फ्राइजर की प्रेमिसेस में जाकर उस जो भी सामान उस ट्रेडमार्क के थ्रू बेच रहा था या जो भी चीज वो उस ट्रेडमार्क की हेल्प से कर रहा था, उन सबको सीज कर देगी, वहीं पे रोक देगी, उस चीज को कोर्ट में सबमिट कर देगी, चाहे गुड्स हो। देन अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, द इन्फ्राइंजर मस्ट शो द प्रॉफिट्स मेड बाय यूजिंग द ट्रेडमार्क। इन्फ्राइंजर को दिखाना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट उसने ट्रेडमार्क को यूज करके बनाया वो शायद उसे देने भी पड़ जाए, जिसने जो प्लेंटिफ है उसको, जिसने क्लेम किया है, जिसका ट्रेडमार्क उसने चुराया उसको। देन फॉर फ्यूचर द इन्फ्राइंजर गुड्स कैन बी टेकन अवे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, पुलिस सीज करेगी तो उसके गुड्स ले लिए जाएंगे। देन कॉस्ट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, और इन्फ्राइंजर को नॉट ओनली कंपेंसेशन, अपना प्रॉफिट भी देना पड़ सकता है, और साथ में जो लीगल प्रोसीडिंग हुई है, जिसका उससे ट्रेडमार्क छुड़ाया है, द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क, उसके जो भी लीगल प्रोसीडिंग में पैसे लगे वो भी उसे वापस करने पड़ेंगे। तो इस टाइप की लीगल रेमेडीज हैं सिविल एक्शंस में।
देन क्रिमिनल एक्शन होंगे, पेनल्टी फॉर फॉल्स ट्रेडमार्क। इफ समवन यूजेस फेक ट्रेडमार्क, कोई फेक ट्रेडमार्क यूज करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी होगी। फॉर सेलिंग काउंटरफीट गुड्स, सेलिंग गुड्स विद फेक ट्रेडमार्क, काउंटरफीट जो गुड्स फेक ट्रेडमार्क के साथ सेल किए जा रहे हैं उनमें भी पनिशमेंट मिलेगी। Then penalties under the Trademark Act 1999 in section 103 and 104, imprisonment हो सकती है 6 महीने की या फिर 3 साल की, 6 months to 3 years तक जा सकती है। फाइन हो सकता है ₹50,000 to 2 लाख तक। एग्जाम नाउ इन द केस कार्टियर इंटरनेशनल वर्सेस गौरव भाटिया, तो इसमें जो कार्टियर था वो एक लग्जरी ब्रांड का ओनर था और उसने अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन देखा था कि कोई सोल्ड कर रहा है और वो थे काउंटरफीट, यानी कि उसके प्रोडक्ट्स नहीं थे, किसी ने उसके ट्रेडमार्क को चुरा के उसके गुड्स को मतलब फेक ट्रेडमार्क से कोई बेच रहा था। तो जो प्लेंटिफ था यानी कि कार्टियर, उसने रेड किया था डिफेंडेंट के प्रेमिसेस में, उसके प्रॉपर्टी पे, और उसमें बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स उसे एज अ प्रूफ मिल गए थे कि उसके पास डिफेंडेंट के पास अभी भी रखे हुए थे। तो वो कोर्ट, जो डिफेंडेंट था, जब उसने कार्रवाई की, सॉरी प्लेंटिफ ने जब कार्रवाई की तो डिफेंडेंट कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो और फिर जो प्लेंटिफ था उसके पास प्रूफ भी थे, तो कोर्ट ने सीधा जो डिसीजन है वो प्लेंटिफ के फेवर में सुना दिया था, डिसाइड कर दिया था और परमानेंट इंजंक्शन लगा दिया था डिफेंडेंट के अगेंस्ट कि डिफेंडेंट अब नहीं कभी भी, मतलब डिफेंडेंट को स्टॉप कर दिया था कि अब वो जो फेक प्रोडक्ट्स है उन्हें आगे नहीं बेचेगा। और अवार्डिंग जो प्लेंटिफ था कार्टियर ₹1 करोड़ इन डैमेजेस, और उसे अवार्ड किया गया था कि उसको 1 करोड़ डैमेजेस में मिलेंगे, जो कि हमारा प्लेंटिफ है। देन अब आ जाते हैं हम साउंड एज अ ट्रेडमार्क, इसके की पॉइंट्स को समझेंगे अब कि साउंड एज अ ट्रेडमार्क कैसे काम करता है। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ साउंड मार्क्स। अब साउंड एज अ ट्रेडमार्क बहुत यूनिक होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ब्रांड्स, रिकॉग्नाइज्ड इवन बिफोर लीगल अप्रूवल। ठीक है, अगर वो बहुत ही यूनिक है अब तो उसको मतलब उसे बहुत रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा लीगल अप्रूवल से भी पहले। अब इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे जेमिनाई का है ट्रम्पेट म्यूजिक, इंटेल का है इंटेल चाइम्स, और याहू का है योडल रजिस्टर्ड इन 2008, अलायंस का है साउंड ट्रैक रजिस्टर्ड इन 2009, मतलब साउंड ट्रेडमार्क, सॉरी। नाउ लीगल प्रोविजन क्या है, इंडिया ने अडॉप्ट किया था कब, लाइक EU IPO प्रोविजन से अडॉप्ट किया था इंडिया ने, सेम टू सेम सिमिलर through the European Union Intellectual Property Office in Trademark Rule 2017। मैं दोबारा लाइन पढ़ देती हूँ, इंडिया अडॉप्टेड रूल, इंडिया ने अडॉप्ट किया था रूल किसके सिमिलर, यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की सिमिलर, और किसमें अडॉप्ट किया था, इन ट्रेडमार्क रूल्स के अंदर ऐड किया था इन 2017। देन सेक्शन 26 की जो सेक्शन 26 में रिक्वायरमेंट लिखी है साउंड को रजिस्टर कराने की, साउंड मस्ट बी सबमिटेड इन MP3 फॉर्मेट, साउंड को MP3 फॉर्मेट में सबमिट करना है, लेंथ जो है उसकी 30 सेकेंड से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि म्यूजिकल नोटेशन, यानी कि शायद लिरिक्स लिख दे या जो भी कुछ डिस्क्राइब करना है म्यूजिक के बारे में वो चीजें होनी चाहिए। इसका एक केस देख लेते हैं हम, शील्ड मार्क वर्सेस जोस्ट किशोदन मिमिक्स। एस्टैब्लिश दैट साउंड मार्क मस्ट हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये केस एस्टैब्लिश करता है कि साउंड मार्क की कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वो सबसे अलग होना चाहिए, तभी उसे हम ट्रेडमार्क के अंदर शामिल करेंगे। तो इसकी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट क्या थी साउंड मार्क की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरी है, नेसेसरी है क्लैरिफाई करना ट्रेडमार्क के लिए। म्यूजिकल नोट्स होने चाहिए कि एक्सेप्ट किया जाए उसे एज अ प्रूफ फॉर साउंड मार्क इन इंडिया। डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए कि एक नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन म्यूजिकल एंड नॉन म्यूजिकल साउंड्स। ये चीजें तो क्लियर होती नहीं है कि कितना डिफरेंस है म्यूजिकल और नॉन म्यूजिकल साउंड के अंदर, बट फिर भी आप ना जितना भी एप्लीकेशन देते टाइम जो भी आप उस साउंड के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हो, लिरिक्स के साथ साथ और भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रेंथ देती है, वो आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, तभी आप उसे रजिस्टर करा पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल से हम एक बार पूरा प्रोसीजर फटाफट से समझ लेते हैं। अगर आपको कोई साउंड ट्रैक है जो रजिस्टर कराना है, फॉर एग्जाम्पल जिंगल का, तो उसको ना प्रिपेयर द साउंड फाइल, उसकी साउंड फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी आपको, MP3 फाइल होनी चाहिए और 30 सेकंड से ज्यादा का आपका साउंड नहीं होना चाहिए। उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है जैसे कि आपने म्यूजिकल नोट्स लिख लिए,
फिर उसके एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना है, MP3 फाइल होनी चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन के अंदर अटैच। देन उसके एडिशनल इन्फो भी होनी चाहिए जो ये एक्सप्लेन करेगी कि ये साउंड को क्यों आपको रजिस्टर कराना है, क्यों इसे हम अनकन्वेंशनल में काउंट करें, ऐसा क्या है इसके अंदर, क्या क्या अलग है ये। तो आपको उसे रेडी होना पड़ेगा बहुत सारी एक्सप्लेनेशन के साथ। देन कम्स कलर एज अ ट्रेडमार्क। नाउ इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी है कलर को एज अ ट्रेडमार्क, क्योंकि हर तरीके का कलर हर जगह यूज होता है। फिर भी लेट्स लुक। सो इनहेरेंट लैक ऑफ डिस्टिंक्टनेस, कलर्स आर जनरली नॉट डिस्टिंक्टिव। अब कलर तो लिमिटेड ही है, तो उनको थोड़ा सा अलग रखना बहुत डिफिकल्ट है। अब नाउ स्पेसिफिक यूजेज रिक्वायर्ड, द कलर मस्ट बी यूज इन अ वे यूनिकली। अब कलर को अब हटके कलर तो लेकर नहीं आ सकते, जितने कलर्स प्रेजेंट है दुनिया में उतने कलर्स आप यूज कर सकते हो, बट उसे किस तरीके से यूज करना है, किसके साथ मिक्स करके यूज करना है, या फिर उसे किस जगह पे यूज करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है। आइडेंटिफाइज द कमर्शियल ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देन कंज्यूमर रिकॉग्निशन, उसे इस तरीके से यूज करना है आपको कि कंज्यूमर रिकॉग्नाइज करो और सबसे डिफरेंट और यूनिक लगे। कंज्यूमर मस्ट रिकॉग्नाइज द कलर एज अ ट्रेडमार्क फॉर स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज, नॉट जस्ट एसोसिएटेड इट विद प्रोड्यूसर। ठीक है। तो यानी कि कंज्यूमर जो है उसे रिकॉग्नाइज करे उस कलर को, कलर देखते समझ जाए कि ये वाला लोगो या फिर ये वाला कलर तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये उस ट्रेडमार्क का कलर है, उस कंपनी का कलर है, कोई स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज का कलर है, ना कि वो प्रोड्यूसर को सब पहचाने उससे। देन सिंगल कलर वर्सेस कलर कॉम्बिनेशन। सिंगल कलर थोड़ा सा मुश्किल होता है, हार्डर टू ऑब्टेन एज इट्स डिफिकल्ट टू प्रूव कंज्यूमर एसोसिएट गुड सर्विस विद सिंगल कलर। एक कलर से थोड़ा मुश्किल होता है आपको ये बात प्रूव करनी कंज्यूमर्स को अपने, कि मतलब आप आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे कंज्यूमर के नजरों में अपने गुड्स की। ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा इजी होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, पेप्सी। आप उसका अगर कलर, लोगों को कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कलर कॉम्बिनेशन है, जिससे हम तुरंत समझ जाते हैं कि अच्छा ये पेप्सी का लोगो है। ठीक है। सो कलर कॉम्बिनेशन इज इंपॉर्टेंट, इजियर टू रजिस्टर बट स्टिल रिक्वायर प्रूफ। सिंगल कलर की कंपैरिजन में कलर कॉम्बिनेशन इजी होता है, बट प्रूफ तो कलर कॉम्बिनेशन को भी चाहिए ही होता है, आफ्टर ऑल हम कलर्स की बात कर रहे हैं। सो दैट कॉम्बिनेशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंज्यूमर एज इंडिकेटिंग द ट्रेड सोर्स। सो नाउ कम्स लीगल प्रोविजन फॉर कलर मार्क्स। तो इसमें कुछ हैवी एविडेंस आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है। वेटी एविडेंस नीडेड, अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, अगर आपको कलर, अपना कलर मार्क जो है उसको प्रूफ करना है, तो रिक्वायर्ड टू प्रूव द एक्सक्लूसिविटी ऑफ अ कलर एज अ ट्रेडमार्क, कि उसे एज अ ट्रेडमार्क प्रूव करना है तो बहुत एक्सक्लूसिव आपको चीजें चाहिए, और तो उसकी एक्सक्लूसिविटी को आपको प्रूव करना है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। एक केस के एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोलगेट पैल्मोलाइव वर्सेस एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर, 2009 का ये केस है। कोलगेट प्रोटेक्टेड इट्स रेड एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन ऑन पैकेजिंग, मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन, राइट। कोलगेट ने अपनी रेड और व्हाइट कलर की जो पैकेजिंग है उसको प्रोटेक्ट किया था इस केस में। एज द कोर्ट फाउंड इट कुड कॉज कंफ्यूजन विद सिमिलर पैकेजिंग। अब जो दूसरा जो था उसने भी कोलगेट जैसे सेम पैकेजिंग की थी, और कोर्ट को ये फील हुआ था कि हाँ भाई ये कंज्यूमर में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जो कलर कॉम्बिनेशन है एग्जैक्टली सेम है। तो वहां पे कोर्ट ने इस बात पे ध्यान दिया था और जोर दिया था कि जो कोलगेट की पैकेजिंग है उसको प्रोटेक्ट करना होगा। देन डेयर एंड कॉर्पोरेशन वर्सेस मलकित सिंह, 2008 का केस है। डेयर प्रोटेक्टेड इट्स ग्रीन एंड येलो कलर। ठीक है। तो डेरे ने प्रोटेक्ट किया था उसका ग्रीन और येलो कलर कॉम्बिनेशन ऑन ट्रैक्टर्स, एज इट वॉज डिस्टिंक्टिव, यानी अलग था, और कलर था एसोसिएटेड था तो विद द ब्रांड फॉर ओवर 100 ईयर्स, यानी कि वो जो कलर था, कलर कॉम्बिनेशन था, वो ब्रांड के से, जो उसका ट्रैक्टर का ब्रांड था उससे वो इतने सालों से एसोसिएटेड था, और वो इतने टाइम से कलर यूज कर रहा था कॉम्बिनेशन, और सबसे अलग भी था। तो ये भी एक तरीके से कलर प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है। देन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, एविडेंस सबमिशन, जो एप्लीकेंट है उसको एविडेंस प्रोवाइड करना होगा कि जो कलर है वो उसी के ब्रांड से एसोसिएटेड है, किसी और ब्रांड से नहीं। देन पब्लिक एसोसिएशन, द पब्लिक मस्ट एसोसिएट द कलर विद द गुड्स। पब्लिक्स की भी थोड़ी मैटर करता है कि पब्लिक में इस कलर की, मतलब इस कलर कॉम्बिनेशन की कितनी वैल्यू है, पब्लिक कितना रिकॉग्नाइज कर पा रही है। देयर मस्ट बी सम रिकॉग्निशन। देन पब्लिक सर्वे, सर्वे किया जाएगा पब्लिक में कि वो कितना रिकॉग्नाइज कर पा रही है कलर कॉम्बिनेशन को, उसे भी फिर एविडेंस में लिंक कर दिया जाएगा।
Then burden of proof, जो applicant must prove the color combination has acquired distinctness और a secondary meaning through continuous use. तो applicant को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कुछ हटकर है या नहीं, या फिर उसका कोई दूसरा मीनिंग भी निकल कर आता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट शेप. तो शेप में आता है सबसे पहले तो यूनिक, जो ये प्रॉपर्टी तो सभी में हमने देखी है कि यूनिक तो होना ही चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अब वो एनी यूनिक शेप, कोई भी यूनिक शेप हो सकती है किसी गुड की, पैकेजिंग की, या फिर कोई 3D ऑब्जेक्ट होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी होनी चाहिए, मतलब उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है. देन किन किन केसेस में शेप्स को हम रजिस्टर नहीं कर सकते ये भी जान लेते हैं. शेप्स रिजल्टिंग फ्रॉम नेचर ऑफ द गुड्स देमसेल्फ. अब जैसे मान लो कि कोई टायर कंपनी है, वो सर्कल शेप को रजिस्टर करना चाहती है तो वो नहीं कर सकती, बिकॉज सर्कल इज अ वेरी जेनरिक शेप, वेरी जनरल शेप. कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए यूज करी जा सकती है, तो ऑफ कोर्स वो अलाउड नहीं है. देन जैसे इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ, शेप ऑफ अ की. ठीक है, अब वो क्या है, वो एक तरीके का स्ट्रक्चर है, वो सबको लॉक खोलने के लिए वही स्ट्रक्चर चाहिए होगा की का, तो वो आप उस चीजों, उन शेप्स को नहीं कर सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होती है, तो सबको यूज करना हो सकता है जो शेप. देन ऐसी शेप्स जो एक सब्सटैंशियल वैल्यू ऐड कर रही हो, ऐसी शेप्स जो बहुत ही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल में समझाती हूँ, कोई परफ्यूम की बॉटल है, उसकी कोई शेप है, ठीक है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी और मार्केटिंग कर रही हो, बट बाकी सबको भी यूज करनी हो, जो ऐसी शेप हो कि मतलब यूज करी जा सकती है बाकियों के थ्रू भी, तो ऐसी कोई शेप भी मतलब ऐसी कोई शेप भी रजिस्टर नहीं हो सकती है. देन लीगल प्रोविजंस की बात करें तो डिस्टिंक्टिवनेस रिक्वायरमेंट, शेप जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, एंड नॉट फाउंड बाय द नेचर ऑफ गुड्स. नेचर ऑफ गुड को डिफाइन नहीं करनी चाहिए, नेसेसरी फॉर टेक्निकल रिजल्ट. फिर इंडियन लॉ, नेचर ऑफ गुड को आप समझ रहे हो, हमने ये फर्स्ट जो एग्जांपल समझा था, जैसे एक उसकी शेप थी टायर की शेप, तो वो वाला. देन अलायंस विद यूरोपियन यूनियन लॉ, इंडियन लॉ ने क्या करा है, अलाइन किया है सिमिलर टू, याद है ना अभी पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा था, सिमिलर टू यूरोपियन यूनियन लॉ, allowing registration of shape trademarks under similar condition. Now, notable case, Nestle versus Cadbury UK Limited 2016 का ये केस है. Sorry, not. Now let's understand the case. No, Nestle versus Cadbury UK Limited 2016. इस केस में नेस्ले चाहता था कि उसकी जो 3D शेप है उसको लोग बहुत रिकग्नाइज कर रहे हैं तो उसको प्रोटेक्शन मिले, बट कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, इस बेसिस पे आपकी शेप को, जो आपकी किटकैट की शेप है, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती है. सिर्फ एक ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन पाने के लिए. देन प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, एविडेंस सबमिशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मार्केट शेयर अंडर द शेप मार्क, इंटेंसिटी एंड जियोग्राफिक spread of usage, investment in promoting the shape, consumer recognition of the shape as a trademark, trade evidence showing the shape function as a mark. तो ये सब एविडेंस सबमिट करने पड़ते हैं. देन सबसे जो हटके एविडेंस होता है वो क्या होता है, मस्ट बी स्पेसिफाइड टू शेप एंड शो दैट द रेलेवेंट पब्लिक recognize it as a trademark. सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि हाँ पब्लिक रिकग्निशन होनी चाहिए. 3D views must include 3-dimensional views of the product showing the trademark shapes. ठीक है, 3 डायमेंशनल, कम से कम 3 तरीके से उसको दिखाना है शेप को कि किस तरीके से वो शेप है, इस तरीके के 3D व्यू मिलने चाहिए एविडेंस में. और एडिशनल एविडेंस में नीड फर्दर प्रूफ टू सेटिस्फाई द रजिस्ट्रार दैट द शेप इज यूनिक, डिफरेंट, डिस्टिंक्टिव. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कोको कोला बॉटल. द यूनिक शेप ऑफ कोको कोला बॉटल इज रिकग्नाइज एज अ ट्रेडमार्क. क्यों वो ट्रेडमार्क में रिकग्नाइज हो रही है वो शेप, क्योंकि वो बहुत अलग है, यूनिक है, एंड नॉट मेरली अ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स नेचर. वो प्रोडक्ट नेचर को डिफाइन नहीं करती कि प्रोडक्ट कैसा है. प्रोडक्ट तो लिक्विड है, वो उसको डिफाइन थोड़ा ना कर रही है. Then comes scent as a trademark. Understanding scent trademarks. Non-traditional trademarks. Scent trademark fall under this category due to the broad and evolving definition of trademark. कैसे आते हैं वो इस कैटेगरी में, लेट्स सी. चैलेंजेस जो है सेंट को रजिस्टर कराने के लिए है, क्योंकि वो यूनिक है, इस बात को प्रूफ करना काफी डिफिकल्ट होता है. प्लस कॉम्प्लिकेशंस है उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना एज अ सेंट. लीगल प्रोविजंस, functionality doctrine, a product features that is functional cannot be trademarked. कि जो प्रोडक्ट फीचर है, जो फंक्शन उसके फीचर्स हो गए सेंट से रिलेटेड ही, उसे एज अ ट्रेडमार्क में तो रजिस्टर कर नहीं सकते हैं.
इसका केस देख लेते हैं। रॉल्फ सेकमैन वर्सेस डॉइचेस पार्ट ओन मार्केट अहमद। इसलिए मैंने, अगर मैं गलत भी प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन पहले ही लिख दी है। अटेम्प्ट टू ट्रेडमार्क द सेंट ऑफ मिथेल सेनेमेट। उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि वो सेंट, एक ट्रेड सेंट का जो ट्रेडमार्क है वो क्या था, मिथेल सेनेमेट का, और वो फेल हो गए थे ड्यू टू द इनएबिलिटी टू प्रोवाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब किसी स्मेल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दे, ये बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से वो इसमें फेल हो गए थे, इसे रजिस्टर नहीं करा पाए थे। नाउ इंडियन ड्राफ्ट मैनुअल ऑफ ट्रेडमार्क्स 2015 follows similar standards to the Sekman case, requiring graphical representation which is challenging for SEN। तो ये एक तरीके से इसमें कुछ इस केस के रिलेटेड ना कुछ स्टैंडर्ड्स थे, फॉलो सिमिलर स्टैंडर्ड्स। इसमें भी सिमिलर स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं इस केस से रिलेटेड, जो रिक्वायर करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना, जो कि बहुत चैलेंजिंग है। तो ऑफकोर्स हर लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मांगता है, बट वो बहुत चैलेंजिंग होता है। सो नाउ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स में पहली है एट्रीब्यूशन, कि जो सेंट है वो डायरेक्टली लिंक होना चाहिए प्रोडक्ट से, और जो है कुछ मतलब डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए वो। देन नॉट नेचुरल origin, the scent cannot be natural by product of the commodities property। कुछ भी ऐसा नेचुरल इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो कोई भी यूज कर ले, कोई भी बना ले, या फिर कुछ ऐसा आप उसमें नेचुरल कुछ डाल रहे हो कि मतलब कोई जड़ी बूटी या मतलब व्हाटसोएवर एनी फ्लावर फ्रेग्रेंस जो आप प्रोटेक्ट करनी है, कोई और उसे यूज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉन नेचुरल ओरिजिन। उसका फॉर्मूला जो है थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो हर कोई क्रैक ना कर पाए। देन EU ट्रेडमार्क डायरेक्टिव 2019 रिमूव द रिक्वायरमेंट फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उस टाइम पे जो EU ट्रेडमार्क है उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को रिमूव कर दिया था, वो भी सिर्फ सेंट के लिए, नॉट फॉर अदर थिंग्स। अ चेंज नॉट येट अडॉप्टेड बाय इंडियन लॉ, बट ये चेंज अभी भी इंडियन लॉ में अडॉप्ट नहीं किया गया है। नाउ एग्जांपल है Play-Doh. In the US, the distinctive scent of Play-Doh has been successfully registered as a trademark because it is unique to the product and recognizable by consumers. Then motion as a trademark. अब motion को समझते हैं as a trademark. Definition है motion mark consist of a short moving clip. कोई short moving clip हो सकती है, sound के साथ भी हो सकती है, used to represent a brand, एक brand को represent करने के लिए, जैसे कि Nokia's कनेक्टिंग हैंड। ये तो हम सबको पता है ना, वो 10 and 10 करके वो जो ट्यून आती थी जिसमें हैंड्स को कनेक्ट करते थे नोकिया में, वो क्लिप जो थी वो फर्स्ट नोन मोशन मार्क थी। ठीक है, अब क्या है देखो, एक तो यूनिक, देन उसकी एक रिप्रेजेंटेशन हो गई, दूसरा उसके अंदर एक आइडेंटिटी बन गई नोकिया की, कि हम उसे रिकॉग्नाइज कर लेते तुरंत उसकी आवाज सुनते ही, उसको देखते ही कि तो नोकिया का। सो नाउ लीगल प्रोविजंस। So legal provisions में graphical representation requirement according to Rule 2, Clause 1K of the Trademark Rules 2017, a trademark including motion mark, trademark जो include करता है motion mark को, उसे graphically represent करना जरूरी है, represented graphically on paper और in a digitized form, जैसे कि वो नोकिया वाला पेपर में तो digitized form में करा सकते थे। देन चैलेंजेस क्या है, रिप्रेजेंटिंग अ मोशन क्लिप एक्यूरेटली ऑन पेपर। पेपर पे तो बहुत डिफिकल्ट है एक्यूरेटली दिखाना मोशन क्लिप को, क्योंकि वो हाथ पहले आते थे फिर वो मिलते थे। जैसे मैं सिर्फ नोकिया का एग्जांपल ले रही हूँ, देयर कैन बी अदर क्लिप्स आल्सो। तो एज मूवमेंट एंड साउंड कैन नॉट बी फुली कैप्चर्ड इन अ स्टैटिक फॉर्मेट। ऑफ कोर्स जो मूवमेंट और साउंड है वो पेपर पे कैसे कैप्चर होगा। दैट नोटेबल केस एक देख लेते हैं हम, तोशिबा कॉर्पोरेशन। Initially, the Trademark Registry and Delhi High Court objected to Toshiba's motion mark application। उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया था तोशिबा के मोशन मार्क एप्लीकेशन को, वो बाद में एक्सेप्ट की गई थी और रजिस्टर की गई थी उस चीज को, क्योंकि उस टाइम पे कुछ उसके अंदर शुरू में इश्यूज आए थे, जो बाद में उसे जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया अच्छे से तो वो चीजों को एक्सेप्टेंस मिल गई थी। अब बात आती है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स की। तो डिस्टिंक्टिवनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूनिकनेस तो होनी ही चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट प्रूव द मोशन मार्क इज डिस्टिंक्टिव एंड दैट द पब्लिक रिकॉग्नाइज द एसोसिएट्स
इट विद स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो पब्लिक उसे इस तरीके से रिकॉग्नाइज करे कि जैसे ये जो एक मोशन की जो पिक्चर है, ये जो है मोशन मार्क जो है वो किसी इस प्रोडक्ट के साथ इस प्रोडक्ट का है। जैसे नोकिया वाला जो मोशन मार्क है वो हमें पता है कि हम देखते पहचान देंगे इट इज ऑफ नोकिया, ये नोकिया के फोन में आता था। तो इस तरीके का रिकॉग्निशन होना चाहिए, उसका इतना स्ट्रांग होना चाहिए। देन मल्टीमीडिया क्लिप, द मोशन क्लिप मस्ट बी केपेबल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सेल्स बाय बीइंग डिस्ट्रक्टिव एंड रिकॉग्नाइजेशन। उतनी स्ट्रांग, इतनी केपेबल होनी चाहिए कि उससे उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल बढ़े और अलग भी होनी चाहिए। देन नो मोनोपोलाइजेशन, यानी कि इसमें ना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी ट्यून कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कुछ जनरल नहीं होना चाहिए उस मोशन पिक्चर के अंदर या फिर उसके साउंड के अंदर जो बहुत कॉमन हो और कोई कॉमनली भी उसे यूज ना कर पाए फिर, क्योंकि आप किसी ऐसी कॉमन चीज के ऊपर अपना राइट नहीं जता सकते कि कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे ठीक है। देन एग्जाम्पल है टोशिबा मोशन मार्क इनिशियली फेस्ड ऑब्जेक्शन, ये हम अभी पिछली वाले स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं केस। initially faced objection but was eventually registered, showing that motion mark can be accepted with proper representation। अगर proper पहले proper representation नहीं था उसके बाद proper representation और proof के साथ कि वो अलग है, उसके बाद उसे register कर लिया गया था। Then comes non-conventional trademark registration and procedural requirement। non-conventional trademark में तो registration basis क्या है, ट्रेडमार्क स्टेटस, ठीक है, या भी कॉमनली हम नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर की नहीं। ट्रेडमार्क स्टेटस क्या है, मार्क्स डोंट नीड टू बी रजिस्टर्ड टू बी प्रोटेक्टेड, मार्क्स को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। कंज्यूमर की रिकॉग्निशन जो होती है वो भी बहुत होती है उस मार्क को ट्रेडमार्क बनाने के लिए। However, the registration provides as additional exclusive rights, यानी कि रजिस्ट्रेशन से ऐसा नहीं है कि आप क्लेम नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन ना हो तो भी आप क्लेम कर सकते हो, बट रजिस्ट्रेशन से कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स, कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं इफ यू आर अ ट्रेडमार्क ओनर। देन challenges in registrating non challenges in registering non conventional trademark। अब क्या नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क में challenges क्या आते हैं रजिस्टर करते टाइम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी बहुत डिफिकल्ट होती है, ठीक है। जैसे कि अनलाइक कन्वेंशनल ट्रेडमार्क लाइक लोगोज, अब कन्वेंशनल ट्रेडमार्क कौन से होते हैं फिर से याद दिला रहे तो लोगोज हो गए जैसे, और नॉन कन्वेंशनल में आ जाता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस पूरी वीडियो में, साउंड एंड शेप्स। तो इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ऑफकोर्स डिफिकल्ट होता है। एग्जाम्पल है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेंट और अ टेस्ट ऑन अ पेपर, एग्जैक्टली। Then second thing, sound mark. Rule 26 clause 5 trademark rule 2017। साउंड मार्क की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको ना MP3 में फॉर्मेट में सबमिट करना होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड की होनी चाहिए, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए एज ए म्यूजिकल नोटेशंस। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है हर किसी की कुछ ना कुछ। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड्स जैसे हो गए कि उसमें कुछ डेफिनेशंस होनी चाहिए, जो भी कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है, कोई शेप है, तो उसकी पूरी की पूरी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई किस चीज की है, क्या है, ऐसा कोई कलर है तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हो, ठीक है। वो बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सेल्फ कंटेन होनी चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए, उसे समझ आए इजीली, क्रिस्प होनी चाहिए एकदम, इंटेलिजिबल होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, ठीक है। जो सेगमेंट केस से क्राइटेरिया आया था एकदम वैसे। देन पर्पस, ensure that anyone can understand the trademark without technical knowledge। चाहे किसी को टेक्निकल नॉलेज हो या ना हो उस ट्रेडमार्क की, बट उसे अंडरस्टैंड कर पाए इतनी क्लियर होनी चाहिए और इतनी इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन। देन केस रेफरेंस की बात करें तो सिकमेंट केस हम पढ़ ही चुके हैं, और फिर आता है एक लिबर्टल ग्रुप वीवी केस, अलाउड यूज ऑफ यूनिवर्सल कलर्स। इस केस से क्या हुआ था, यूनिवर्सल कलर्स कोड को अलाउ किया गया था कलर मार्क के अंदर यूज करने के लिए, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए रिप्रेजेंटेशन में भी। देन इंडियन लॉ जो है ड्राफ्ट मैनुअल 2015 आउटलाइंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट फॉर नॉन जो इंडियन लॉ जो है वो तो मांगता है कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए नॉन कंडीशनल ट्रेडमार्क के लिए भी, क्योंकि बाहर के लॉ में अभी तक ये आ चुका है कि आप सेंट के लिए सिर्फ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, बट इंडिया में अभी भी वो चीज है, एनफोर्स नहीं हुई है। देन ट्रेडमार्क रूल 2017 Rule 23 clause 2 requires a statement of 3 dimension। अब ट्रेडमार्क के अंदर क्या है कि हमें 3 डायमेंशनल वो चाहिए ट्रेडमार्क के अंदर, कलर कॉम्बिनेशन की अगर कोई शेप भी है तो हमें 3 डायमेंशन से उसको देखना है, चेक करना है कि वो किस तरीके की दिखती है, ठीक है। देन
ये शेप के लिए ही नहीं, मार्क्स या फिर कलर कॉम्बिनेशन की भी बात कर रहे हैं। देन रूल 26 अलाउज द रजिस्ट्रार टू रिक्वेस्ट मोर डिटेल्स। अगर रजिस्ट्रार को और भी डिटेल की जरूरत है तो वो भी अलाउ की जाती है। इनिशियल रिप्रेजेंटेशन अगर अनक्लियर है, तो शुरू की रिप्रेजेंटेशन अगर अनक्लियर है तो रजिस्ट्रार कैन आस्क मोर डिटेल्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। देन विपो रिकमेंडेशन एप्लीकेशन स्टेटमेंट ऑलवेज इंक्लूड अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ द मार्क। जो एप्लीकेशन स्टेटमेंट है उसमें हमेशा इंक्लूड होना चाहिए कि किस टाइप का वो मार्क है, यानी कि ट्रेडिशनल है या नॉन ट्रेडिशनल है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नॉट ओनली दिस, मैं नॉर्मली आपको बता दूं तो सारी चीजें डिस्क्राइब होती है एप्लीकेशन के अंदर। ऑल द थिंग्स आर अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, ऑल द प्रूफ्स एंड एविडेंसेस आर अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, वरना ऑब्जेक्शन उठेगा, रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर आपसे रजिस्टर सीधा बोल सकता है आप और इन्फॉर्मेशन सबमिट करो। So you have to be very careful while filling the application. That's it in this video. I hope video समझ आई होगी। लॉन्ग वीडियो थी क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर कवर करी है, बट सारी एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।